हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमने किन किन देशों से भारतीय संविधान को अपने इंडिया में जोड़े हैं। चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि पहला हमारा संविधान का निर्माण शुरू हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से। तो हम उन्हीं से पहले स्टार्ट करते हैं। तो भारत शासन अधिनियम जिस समय ब्रिटेन के संविधान से अधिकतर यहाँ लिए गए हैं, तो उसे हम भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट के माध्यम से समझेंगे। ये हमारे भारत में सम्मिलित किया गया है। तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संघीय तंत्र इसे ऐड किया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल है, न्यायपालिका है और लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सभी जो कि हम भारत शासन अधिनियम से ऐड किए हैं। ब्रिटेन के संविधान से देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान ने यहाँ से ग्रहण किए हैं एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति, मंत्रिमंडलीय शासन, मंत्री परिषद, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया संसदीय शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति, मंत्रिमंडलीय शासन है, मंत्री परिषद है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, सांसदों विधायकों के विशेषाधिकार। इतना कॉन्सेप्ट आप ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज करते हुए चलें, क्योंकि जब लास्ट पॉइंट में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ये सभी टर्म पॉइंट वहाँ पर याद नहीं आती हैं। इसलिए हमने हाईलाइट कर दिया है कि हम भारत शासन अधिनियम से कितने लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से लिए हैं और अमेरिका के संविधान से कौन कौन से ग्रहण किए हैं। तो अमेरिका के संविधान से हम लिए हैं संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम भारतीय संविधान में सबसे फर्स्ट चैप्टर होती है प्रस्तावना। संविधान को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है प्रस्तावना को समझना है। इसके बाद यहाँ से हम मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक सर्वोच्चता है, पुनरावलोकन है, उपराष्ट्रपति पद, महाभियोग प्रक्रिया, संघीय महाभियोग की प्रक्रिया है। ये वाला चैप्टर कनाडा से है, इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग करते समय। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, ये सभी जो हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से संविधान की प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, न्यायिक सर्वोच्चता है, पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति पद है, महाभियोग की प्रक्रिया है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, ये सभी हम अमेरिका की संविधान से लिया गया है। अब हम चर्चा करने वाले हैं कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित है, जो केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सभी जो हम अलग अलग देशों से
अपने संविधान में ऐड किए गए हैं, वहाँ के उद्देश्य का। और भी भारतीय संविधान के स्रोत हैं कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, और यहीं से राष्ट्रपति को निर्वाचन की पद्धति के बारे में जो वहाँ की शर्तें होती हैं उसे ग्रहण किया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का चयन यहाँ से ले गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 2 संविधान संशोधन लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये सभी यहाँ से ले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से ले गए हैं? यहाँ से समवर्ती सूची है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता है, संसद संयुक्त बैठक है, प्रस्तावना की भाषा है। सोवियत संघ रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में जो शब्द ऐड किए गए हैं, जिसे हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, आदर्श वाक्य यहाँ से ले गए हैं। मौलिक कर्तव्य लिया गया है और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। तो ये हैं कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सभी न्याय के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि जापान के संविधान से हमने कौन से ग्रहण किया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यहाँ से लिए गए हैं। फ्रांस में गणतंत्र लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता लिया गया है। समानता और बंधुता के आदर्श यहीं से लिए गए हैं। अब यहाँ बारी आती है कि हमारे प्रस्तावना किया परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है। तो आप लोगों को बता दूं कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, इसे संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी संशोधन किया गया। संशोधन केवल एक बार किया गया है और बहुत ही विकट परिस्थिति में किया गया है। और संशोधन कब किया गया कि 42वां संविधान संशोधन 1976। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से यदि प्रश्न बनते हैं तो आप लोगों को गलत करने का चांस नहीं चाहिए, क्योंकि हमने हाईलाइट करके प्रश्न को आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करते हैं। तो जब यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक शब्द है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। जब हम चर्चा करेंगे आगे चल के समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इसे हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तब डिटेल में समझेंगे। अभी आप मोटा मोटा समझते हुए चलिए। प्रस्तावना जिसे हम उद्देश्य का कहते हैं। तो आखिर प्रस्तावना ये हमारे संविधान में इतना ज़रूरी क्यों हुआ और इसे हम किस प्रकार समझते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रस्तावना विधि स्वरूप है, यह अपरिवर्तनीय है। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि इसमें अपरिवर्तनीय या परिवर्तनीय इन दोनों का आंसर यहीं पर मिल जाएगा। आप लोग निश्चित होकर बैठें, आप लोगों को आंसर यहीं पर मिलेगा कि प्रस्तावना जब न्यायालय में केस जाता है, केशवानंद भारती केस, जब ये 1973 में जाता है प्रस्तावना के संबंध में संशोधन के लिए, तो केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह न्यायालय ने माना और इसे कहा कि यह संशोधनीय माना है, इसे हम संशोधन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, एक संशोधन हुआ। फर्स्ट स्टेप में तो केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने मान लिया कि संविधान प्रस्तावना को हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जब एक और केस जाती है बेरू बारू केस, जो कि 1960 में
और उस समय प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कहकर न्यायालय ने असंशोधनीय बना दिया और इसे कहा कि यह संशोधन योग्य नहीं है। इसे संविधान में कही गई बातों या उसमें उस मूल पॉइंट को आप नहीं बदल सकते हैं। चलिए हम प्रस्तावना के बारे में समझते हैं कि संविधान में प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है। संविधान में प्रकृति जो कि प्रस्तावना की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ यही है कि सबको समान अवसर प्राप्त है वह किसी भी कार्य को करने के लिए। समाजवाद यह है कि समाज के अंतर्गत अंतिम खड़े व्यक्ति को एक भी न्याय से वंचित न किया जाए, उन सभी को न्याय दिलाया जाए, ये होती है समाजवाद। पंथ निरपेक्ष की चर्चा करें तो पंथ निरपेक्ष जो है एक प्रकार का धर्म से जुड़ा होता है। तो सरकार हो या फिर राज्य, इसमें किसी एक धर्म को नहीं प्रमोट करती हैं, सबको अपने कर्म करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। वे अपने कर्मों को सही और समाज के अंतर्गत उन नियमों के अनुसार कर सकते हैं। लोकतंत्रात्मक जो है, लोकतंत्र का शासन हमारे इंडिया में है, जिसमें लोग अपने आप को एक स्वतंत्र घोषित करते हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक के क्षेत्र में सभी अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। गणराज्य का अर्थ है कि हमारे इंडिया में राजा का लड़का राजा नहीं बन सकता है, वह यहाँ पर हमें चुनाव कराया जाता है। इसलिए चुनाव क्यों कराया जाता है? क्योंकि वह निरंकुश ना हो पाए। तो आप लोगों ने समझा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ। एक बार फिर समझ लीजिए कि संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों, भारत के समस्त व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। समाजवाद में कि समाज के अंतर्गत उन छोटी छोटी बुराइयों को दूर हों जिससे हर व्यक्ति को न्याय प्रदान हो। पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह है कि राज्य किसी भी धर्म को नहीं प्रमोट करती है, राज्य सबको समान अवसर प्रदान करती है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, वहाँ पर कार्य कर सकते हैं, समूह या संघ बनाने की अनुमति दी जाती है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ यही है कि हमारे इंडिया में लोकतंत्र है, न कि गणतंत्र है। और संविधान के शक्ति के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं? तो हम भारत के लोग, भारत की संपूर्ण जनता के माध्यम से लिया गया है। यहाँ पर भारत की जनता निहित है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारत की जनता अपना संपूर्ण शक्तियाँ हैं तो वह किस प्रकार की हैं, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से है। जनता डायरेक्ट शासन नहीं करती है, जनता अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जिस प्रकार आप विधायक या एमएलए बनाते हैं, वही व्यक्ति वहाँ पर जाकर उस पद पर रह करके उन कार्यों को सुचारू और सही तरीके से चलाने में कारगर होते हैं और समस्त जनता में उन योजनाओं या कार्यक्रमों को अच्छे से क्रियान्वित करने में सफल होते हैं। इस प्रकार जनता संविधान की शक्ति का स्रोत माना जाता है।
प्रस्तावना में कुछ अनुल्लेख देख लेते हैं कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी न्याय हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। संविधान में प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मूल पॉइंट पर आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। इस संविधान में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार की बंधुता है। न्याय कितने प्रकार के हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इस न्याय के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति का शोषण होता है, वह अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं करता, उसे पूरा अधिकार है कि वह न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। स्वतंत्रता क्या है कि वह विचार करने की है और व्यक्त करने की, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है कि वह अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है, अपना व्यक्त कर सकता है, खुद पर विश्वास या लोगों के प्रति विश्वास रहकर अपने कार्यों, अपने धर्म का संचालन करता है या फिर समूह के माध्यम से या फिर रैलियों के माध्यम से करता है। इन सभी की स्वतंत्रता प्राप्त है। समानता क्या है? इसमें प्रतिष्ठा है और अवसर सभी को समान दिया गया है। बंधुता जो एक प्रकार है जो देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। बंधुता का अर्थ यही है कि हमारे इंडिया के अंतर्गत भाईचारे और एकता का अभाव, एकता का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब देश एकता रहेगा और अखंडता के लिए ज़रूरी है तो देश और समाज ये दोनों का निर्माण होता है और एक बेहतर विकासशील जीवन देखा जाता है। ये रहा संविधान का उद्देश्य। अब हम प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द बताए गए हैं कि ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक की प्रस्तावना किनके माध्यम यानी किनकी ओर अधिकतर झुकाव दिया गया है। तो समाजवाद की चर्चा करें तो यहाँ पर गांधी और नेहरू की विचारधारा प्रवाहित लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमारे इंडिया के अंतर्गत अधिकतर समाजवाद जो कि गांधी के विचारों पर प्रेरित है और नेहरू, गांधी जी और नेहरू जी उनकी विचारधाराओं पर लोकतांत्रिक और समाजवाद है। और लोकतंत्र की चर्चा करें तो यह अप्रत्यक्ष है। अंतिम शक्ति जनता में निहित है, अंतिम शक्ति जनता में निहित है। पंथ निरपेक्ष, जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। हमने पहले ही बताया है कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही है कि राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, वह सभी धर्मों को एक समान मानेगी और सभी को समान अवसर देगी कि वह अपने धर्मों का कार्य कर सके, अपने अनुसार उसे दिशा निर्देश दे सके और उन सभी को अच्छे से संचालित कर सके। ये सभी स्वतंत्रता है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, ये है बिल्कुल सही। प्रस्तावना में कुछ कथन बताए गए हैं कि कुछ महापुरुष लोग प्रस्तावना के बारे में कुछ कथन बताए हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय है। प्रस्तावना संविधान का परिचय है। किसने कहा है? ये वाक्य देने वाले महापुरुष हैं A.N.A. पालकीवाल हैं। A.N.A. पालकीवाल हैं। दीर्घकालिक सपनों का विचार ये अल्लादी कृष्ण अय्यर स्वामी जी ने कहा है।
संविधान की आत्मा ये ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं। संविधान की जन्म कुंडली के मुंशी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना में संशोधन। तो प्रस्तावना में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से संभव है, साधारण बहुमत से नहीं है। यदि सरकार चाहेगी कि हम प्रस्तावना को बदल देंगे तो इसमें ऐसा संभव नहीं है। उसमें 368 की प्रक्रिया लागू होगी। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और न्यायपालिका इन सभी का सहमत होगा, तभी संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता है, अन्यथा उस मूल पॉइंट को नहीं बदला जा सकता है। न्यायालय ने पहले ही इसे डिसाइड कर दिया है। संसद राज्य विधानमंडल के कानूनों या प्रभाव। प्रस्तावना में लिखे गए शब्द में संसद राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइट नहीं कर सकता है। प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं तो राज्य विधानमंडल के जो नियम कानून हैं वे इन कानूनों को ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। ओवरराइट का अर्थ ये है कि अपनी तरह से उसे तोड़ मड़ोड़ नहीं से कर सकते हैं। मूल कर्तव्य। देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना होनी चाहिए। मूल कर्तव्य। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूल अधिकार के बारे में। हम नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करते हुए चलेंगे। और ये रिवीजन सेशन है। यदि आप डायग्राम के माध्यम से रिवीजन करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में ये हल करके आएंगे, ये भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।